सो गाइस आज के जो हमारे गेस्ट है पॉडकास्ट के वो है अभिषेक, जिनका जो पेज है इंस्टाग्राम पे और वो इंडिया का सबसे मोस्ट फॉलोड पेज है डिजाइनिंग के ऊपर। तो इस पॉडकास्ट के अंदर हमने काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें बात करी कि किस तरीके से आप डिजाइनिंग सीख सकते हो, उसके अंदर अर्निंग की क्या अपॉर्चुनिटीज है, सीखना है कैसे, लोगों को किस तरीके से सिखाना है, किस तरीके से काम करना है, क्लाइंट्स किस तरीके से करना है। तो पॉडकास्ट को कंप्लीट देखना है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी डेफिनेटली कर लेना। तो अभिषेक भाई, आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी एंड क्या प्रोसेस रहा है स्टार्ट करने का, किस तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या जर्नी थी एंड किस तरीके से स्टार्ट किया एंड सीखा बेसिकली कैसे? तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी लॉकडाउन के पीरियड में। और पता ही होगा, मीम पेज मैंने चालू किया था एंड इट वाज अ ह्यूज फ्लॉप। और उसके फ्लॉप होने के बाद मेरे को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, ठीक है, क्योंकि मैंने उसके पीछे काफ़ी मेहनत की थी। शायद सबको नहीं दिख रही थी, मैंने सबको लग रहा होगा ईजी है, बहुत ईजी है। बट मैंने 1000 से ज़्यादा पोस्ट किए थे और उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए, मेहनत चाहिए, पोस्ट ढूंढना, एडिट करना, डेली 5-5 6-6 पोस्ट करना, है ना। क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं था कि प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है और एल्गोरिदम नाम की भी कोई चीज़ होती है। और एक फेलियर के बाद मुझे समझ में आया कि हर प्लेटफॉर्म एक अलग तरीके से काम करता है, उसमें एक एल्गोरिदम होता है, उसमें कुछ तरीके होते हैं। उसके बाद एक नीश सिलेक्शन का पॉइंट आया, उसमें तेरे साथ डिस्कशन हुआ था। तो उसके बाद फोटोशॉप मैं करता था, स्टार्टिंग से कर रहा था काफ़ी टाइम से, मेरे को इंटरेस्ट भी था डिज़ाइनिंग वगैरह में। तो वहाँ पर मैंने सिखाना चालू किया और फिर वो धीरे धीरे करके ना वो चीज़ कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी के साथ वो ईजी होती गई, वो चीज़ आसान बनती गई मेरे लिए। पहले स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल थी। जो पहला स्टार्टिंग का फेज था ना, पहला दिन था, मेरे को 10 दिन लगे थे ये स्टार्ट करने में कि मुझे स्टार्ट करना है। तो 10 दिन बाद मैंने एक्शन लिया और उस टाइम सभी की तरह मैं भी वो उसमें चल रहा था कि हाँ कल 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 कल। तो 10 दिन बाद मैंने एक्शन लिया, पहला पोस्ट बनाया। 4 घंटे लगे मुझे पोस्ट बनाने में, लैपटॉप भी बहुत स्लो था उस टाइम पे, बहुत इरिटेशन हुई थी, बट फिर भी मैंने पोस्ट किया। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे एल्गोरिथम को समझा कि हाँ ऐसा कुछ होता है, पोस्ट कैसे करना है, क्या करना है, लोगों को देखा वो क्या कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा समझने की कोशिश करने लगा कि एल्गोरिथम होता क्या है, ठीक है। फिर वहाँ से इंस्टाग्राम मेरे को समझ में आया और मैंने डिज़ाइनिंग में एक्सपेरिमेंट किया। पहले मैं क्राउजल्स वगैरह डाल रहा था। क्राउजल डालने के बाद मैंने वीडियो कंटेंट बनाना चालू किया। जो मेरी पहली वीडियो थी एकदम बेकार थी, बट उस पर भी अच्छे व्यूज़ आए। मतलब जिस हिसाब से मेरे फॉलोअर्स थे उस हिसाब से मेरे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, लोगों ने कमेंट किया कि और बनाओ और बनाओ। तो वहाँ से धीरे धीरे वो बढ़ा है। और मैं ना मतलब रैपिडली ग्रो मैं इसीलिए हुआ हूँ क्योंकि मैंने ना एक स्टक नहीं रहा एक जगह। मैं ज़्यादातर लोगों को यही देखता हूँ जो भी इंस्टाग्राम पे मेरी तरह कंटेंट बना रहे हैं ना, वो एक जगह स्टक है। वो ना कंटेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इजी बना पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव बना पाऊँ। मैं क्या करता हूँ ना, ट्रेंड चल रहा है मैं उसके साथ कूदने लगता हूँ, ठीक है। कोई ट्रेंड चल रहा है, जैसे वॉइस वाला ट्रेंड चल रहा था तो मैं वॉइस वाली वीडियो बना रहा था जिसमें मैं वॉइस बता रहा था। स्टार्टिंग में मैं एक ट्रेंड मैंने खुद चलाया था कि स्टार्टिंग में दिखाना कि रिजल्ट क्या आएगा, उसके बाद वो ट्रेंड आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं, बट वो पुराना हो चुका है अब, है ना। तो इस तरह वो मैंने ट्रेंड स्टार्ट किया था। तो मैं ना चीज़ों को समझता गया, इसीलिए मेरी रैपिड ग्रोथ हुई है, मेरे को ऐसा लगता है। जैसे अभी है भाई तुम्हारे 500 के अराउंड फॉलोअर, लेकिन जब कोई पर्सन स्टार्ट करता है तो फर्स्ट टाइम जब वो 10K हिट करता है, क्योंकि जब स्टार्ट किया था मैंने तो उस टाइम क्या होता था 10K पे एक अचीवमेंट टाइप का मिलता था कि हाँ भाई अब तुम्हें स्टोरी के अंदर लिंक लगा सकते हो साइट पर। तो जब 10K अचीव करता है वो क्या फीलिंग रहती है, क्या लगता है लोगों को हाँ यार मैंने 10K अचीव कर लिया? क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं उन्होंने सोचा भी नहीं होता कि हाँ यार 10K अचीव कर लूंगा या कितना टाइम लगेगा 10K अचीव करने में। स्टार्टिंग बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब 10K अचीव करता है तो क्या फीलिंग रहती है एक इंसान की? तुम्हारी क्या फीलिंग थी जब तुमने 10K अचीव किया था? जब मेरे पहले 1000 फॉलोअर्स हुए थे ना, वो फीलिंग मुझे दोबारा नहीं हुई, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, सच बताऊँ तो। क्योंकि आपको ना एक बहुत मेहनत से कुछ कर रहे होते हो आप, ठीक है। आप उसके बाद आपको उसका जब रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हर किसी का क्या होता था कि इंस्टाग्राम पे कोई आया, मेहनत से कंटेंट बना रहा है, सब कुछ अच्छे से कर रहा है, 1 महीने के अंदर लोग आराम से 1 महीने से कम में ही टाइम में 1000 फॉलोअर्स कर लेते थे और आज भी कर लेते हैं, बट मेरे नहीं हुए। हाँ तो मतलब सभी लोग जो भी ग्रो कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, नया पेज खोल रहे हैं, सभी लोग बेसिकली वो 1 महीना लगाते हैं और 1000 फॉलोअर्स उनके हो जाते हैं अगर आप अच्छे से कर रहे हो। अब मेरे नहीं हुए वो, तो एक डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी मुझे, बट मैं उस टाइम भी बहुत कंसिस्टेंट था कि नहीं करना है करना है करना है। 1000 फॉलोअर्स हुए,
उसके बाद मेरी ग्रोथ काफ़ी स्लो हो गई थी, ठीक है। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए, वो मेरी अचीवमेंट मुझे लगेगी। उसके बाद जब मेरे 10 के फॉलोअर्स हुए, वो ऐसे हो गए क्योंकि मेरे 3 के हिट किया, 4 के हिट किया, फिर मेरा एक ट्यूटोरियल जो है वो वायरल चला गया, तो मेरे ऐसे 10 के फॉलोअर्स हो गए। तो वो मुझे मतलब वो 1 के वाला किक वो नहीं आया, बट हाँ मुझे अच्छा लग रहा था, फील हुआ वो चीज़ कि हाँ 10 के फॉलोअर्स हो गए हैं। फिर उसके बाद वो चीज़ ना धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। 10 के पे आपको लिंक मिल गया, उसके बाद वो खुशी खत्म। उसके बाद वो चीज़ ना ऐसी हो जाती है कि मतलब ठीक है, हो रहा है वाला। जैसा ये होता है ना कि अभी एक होता है कि पर्सन ग्रो कर रहा है, वायरल के साथ ग्रो कर गया, तो मे बी उसके अंदर उसको उतनी खुशी नहीं मिल रही जितनी खुशी मिली कि वो मेहनत करके हाँ, exactly. वायरल वाला तो मतलब एक पोस्ट वायरल हुई, चल भाई इतने हाँ, फॉलोअर गेन हाँ, हो गए, हाँ। लेकिन वो खुशी कम है उसके कंपैरिजन में जो आपने मेहनत करके कमाई है, हाँ। उसको ऐसा लगता है कि आपने कुछ बिल्ड किया है, आपने कुछ बनाया है। अब जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो तो सबसे बेसिक जो चीज़ है कि जो कोई स्टार्ट करता है, जैसे अगर मान लो अगर हम बात करते हैं ना ट्रेडिंग की या फिर स्टॉक मार्केट में, तो लोग बोलते हैं कि पेपर ट्रेडिंग करो, कि अपना लिखो एंड देन वहाँ से आप जो है चेक करो कि आपकी ट्रेडिंग कितनी सही जा रही है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में किस तरीके से कोई स्टार्ट करता है, तो क्या उसको बेसिक उसका फंडा क्या रहना चाहिए? हाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आज मेरे को स्टार्ट करना है, तो आज फर्स्ट डे क्या मैं सीधा फोटोशॉप इंस्टॉल करूँ, करना स्टार्ट कर दूँ, या फिर मेरे को और कुछ करने की नीड है? जो फर्स्ट सबसे बड़ी गलती यही करते हैं लोग कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करके वो करने लग जाते हैं, ठीक है। वो हो सकता है उस प्रोग्राम को सीख रहे हैं, सीख भी जाए, बट डिजाइनिंग अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट करना चाहता है ना, तो उसको अपने फाउंडेशंस पे काम करना चाहिए। 10 बहुत बेसिक रूल्स होते हैं डिजाइनिंग के, अलाइनमेंट्स, फॉन्ट चॉइस, कलर चॉइस, ये सारे बहुत बेसिक रूल्स हैं। आप गूगल सर्च करोगे इजीली आप मिल जाएंगे आपको। वो फाउंडेशन को आप जब स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो आप किसी भी डिजाइनिंग नीश में जाओ। मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत बड़ा फील्ड है, उसके अंदर मोशन ग्राफिक्स, यूआई यूएक्स, ये सब आ जाता है, बट उन सबका सेम फाउंडेशन है। जो उनका फाउंडेशन है बिल्कुल सेम है। तो आप आगे कहीं भी नहीं, किसी भी नीश को पकड़ो, फाउंडेशन वही रहेगा। तो आपको स्टार्टिंग में उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उसमें आगे निकल जाओगे ना, तो आपको फिर वो एटीट्यूड आ जाएगा कि ये मेरे को आता है, ये वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी, इच्छा खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको वो फाउंडेशन को ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अगर बेसिक फाउंडेशन अच्छे होंगे तो आप मचा दोगे। तो बेसिक फाउंडेशन मतलब अगर किसी को सीखना है तो कहाँ से सीखो? यूट्यूब से, गूगल से, या फिर हाँ, यूट्यूब गूगल से इजीली सीख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, जैसे सिटोरियो ग्राफिक्स हो गए, उसके बाद एक फोटोशॉप का भी चैनल है, GFX मेंटोर है। ये लोग मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कम फोटोशॉप वगैरह से ज्यादा कंटेंट बनाते हैं, बट सिटोरियो ग्राफिक्स ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाता है। बाकी आर्टिकल्स वगैरह पे आप बहुत इजीली सीख सकते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, जैसे आप कोई सीख रहा है तो अब जैसे आप कोई भी पर्सन सीखता है तो उसको प्रैक्टिस करने की भी जगह, अब जैसे हम लोग क्या है, हम एज कंटेंट क्रिएटर क्या है, मेन अगर हम देखें तो हम जो काम करते हो क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम जो अपने इंस्टाग्राम पे या फिर अपने यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट डालते हैं वो बेसिकली किस तरह डालते हैं कि हमने अपना कुछ बनाया है, लोगों को दिखाना है कि हाँ यार ये मैंने बनाया है, आपका क्या फीडबैक है इसके ऊपर, मेनली इसीलिए काम करते हैं। बिकॉज इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाल के अर्निंग तो हो नहीं रही है, वहाँ से सिर्फ ठीक है लोग देखते हैं, बेसिकली काम हो रहा है फीडबैक के लिए। तो ये जो फीडबैक है वो स्टार्टिंग में कोई पर्सन अगर लेना चाहता है, कोई जस्ट बिगिनर है, तो वो कैसे ले सकता है कि हाँ कैसे ले वो फीडबैक कि उसने कुछ बनाया देन दिखाने के लिए उसके पास लोग हैं नहीं, स्टार्टिंग में फॉलोअर्स हैं नहीं आपके पास, तो फीडबैक चाहिए बिकॉज आपको डे बाय डे इंप्रूव करना है, तो वो कैसे कर सकता है? Behance जैसी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर आप अपना पूरा पोर्टफोलियो डाल सकते हो, वहाँ पर अपना अपना काम डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद फेसबुक ग्रुप्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फेसबुक, जब ग्राफिक डिजाइनिंग के फेसबुक ग्रुप्स है ना, वहाँ पे आप अपना काम डाल सकते हो, वहाँ पे रेट माय वर्क लिख सकते हो, मैंने भी बहुत डाला है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कमेंट आ जाएगी, जो भी दिक्कतें होंगी, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है और लोगों को जो दिख रही है वो चीज़ें, वो आपको वहाँ पता चल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा वहाँ से फीडबैक अच्छा आता है। ओके, तो जैसे अब हम बात कर लेते हैं कंटेंट भी बना रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पे, शेयर भी कर रहे हैं, अब एक चीज़ आती है क्लाइंट्स की कि हम क्लाइंट्स के साथ काम करना है हमें, एंड इनिशियली जब हम क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो हमें लगता है कि यार मैं इसको ओवर प्रॉमिस ना कर दूँ, बिकॉज बहुत बार मैंने देखा जो इनिशियली स्टार्ट करते हैं बिगनर्स, वो कह देते हैं कि हाँ ये बनाना है, ठीक है, ओवर प्रॉमिस कर देते हैं कि ये भी बना दूंगा, ये भी बना दूंगा, एंड जब वो बनाने बैठते हैं तो वो चीज़ हो नहीं पाती है। तो इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है कि हम ओवर प्रॉमिस ना करें, जितना हमें काम करना सिर्फ उतना ही करना चाहिए, ये नहीं कि मतलब वो दे रहा है मुझे 5,000 काम मेरे से 10,000 का ले रहा है, और ये इनिशियली पता कैसे चलेगा इंसान को कि हाँ मैं ओवर प्रॉमिस तो नहीं कर रहा हूँ किसी को? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको
मतलब डिजाइनिंग फील्ड में, फ्रीलांसिंग फील्ड में बेसिकली आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम देना पड़ता है। मतलब जो भी आपको वो बंदा दे रहा है, पे कर रहा है, उससे आपको थोड़ा उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि जब उसके हाथ में वो चीज आए तो उसको लगे कि हाँ इट वर्थ जो मैंने पैसे दिए हैं, ठीक है, वो चीज आप फील करवा दोगे तो वहां पे हो जाएगा। दूसरा सवाल था कि आपको ये मतलब ओवर प्रॉमिस्ड ना करें। तो बहुत सारी चीजें लोग क्या करते हैं ना कि कम टाइम सोचते हैं कि इतने में टाइम में बना दूंगा, वो टाइम फ्रेम कम हो जाता है ना, कम पड़ता है। तो हमेशा जब भी आपको पता है कि आप 4 दिन में ये चीज कर दोगे तो आप 1 हफ्ते का या उससे ज्यादा का टाइम लो, क्योंकि बीच में कुछ भी हो सकता है। हाँ। है ना, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा टाइम से पहले ही अगर आप डिलीवर दे दोगे टाइम, क्योंकि आप एक बार बोल दोगे ना क्लाइंट को कि भाई मैं 1 हफ्ते बाद ही दूंगा, तो ही इज लाइक ठीक है 1 हफ्ते बाद। आपको 4 दिन बोलोगे तो वो 4 दिन ही सोचेगा, फिर वो आपको फिर कॉल करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो वहां दिक्कत होती है। तो आप एक्स्ट्रा टाइम लेके चलो, और 1 हफ्ते से पहले अगर आप कंप्लीट करके दे दोगे तो वो दोबारा आएगा कि भाई इसने टाइम से पहले काम दिया है। हाँ, तो वो चीज अब ये होता है ना कि अगर कोई ओवर प्रॉमिस कर रहा है या फिर उसने बोल दिया कि भाई मैं तेरे को 5 दिन में काम दूंगा, एंड काम ऐसा था कि 5 दिन में हो नहीं सकता था, तो उससे क्या हो रहा है कि उसका मेंटल प्रेशर भी मतलब बढ़ रहा है कि ये भी करना, ये मेरे को डिलीवर करना है, नहीं डिलीवर करूंगा तो क्लाइंट मेरे को सुनाएगा, बोलेगा, ये सारी चीजें। तो एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना हमें जब भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम हमने ले लिया है, काम भी कर लिया, अब बात आती है कि डिलीवर करने की। अब बहुत सारे लोगों को डिलीवर करने का सही मेथड नहीं पता, बिकॉज क्या होता है ना कि कई बार हम काम डिलीवर कर दिया, पेमेंट हमने ली नहीं, पैसा हमारे पास आया ही नहीं, और काम देने के बाद तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि यार आएगा नहीं आएगा, बिकॉज आप सोचते रहोगे कि हाँ डेली मैसेज कर रहे हो। तो एक सही प्रोसेस क्या है डिलीवर करने का, 50% लेके फिर डिलीवर करने के बाद 50% का वेट करें, एंड बेसिकली इनिशियल तो ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा कि हाँ यार 50% लेंगे, 50% डिलीवर के बाद लेंगे। तो इसको किस तरीके से करना है? हाँ, मैंने जैसे ब्रांडिंग के जितने प्रोजेक्ट किए हैं तो उसमें मैं क्या करता था ना कि मैं मतलब मेरे पास कोई बंदा आया, फिर मैं किसी को ब्रांड पिच कर रहा हूँ अपना, और हमारी कॉल हो रही है, सेल्स कॉल हो रही है, तो मैं वहाँ पे पहले बताता था कि मैं क्या क्या चीजें प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। सब कुछ फिनिश होने के बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट भेजता था, उस कॉन्ट्रैक्ट में मैं डेट्स लिखता था, ठीक है। जैसे अगर मान लो 2 हफ्ते का काम है पूरा, ठीक है, तो मैं उसके लिए ज्यादा टाइम लिखता था, 3 हफ्ते बताता था उसको, ताकि बीच में कोई दिक्कत होती है तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और मैं क्या करता था ना 50% पहले ही ले लेता हूँ, ठीक। हाँ। उसके बाद बीच में जब मैं उनको दिखा रहा हूँ कि भाई आपका ऐसा लोगो है, ये ब्रांडिंग आपकी ऐसे दिखेगी, ये पूरा स्केच है, अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, 2 हफ्ते बाद जो मैं उनको काम दिखा रहा हूँ, उस टाइम पे जैसे ही वो फाइनलाइज कर देंगे कि हाँ इसको फाइनलाइज कर दो, वहां पे मैं बाकी का 25% ले लेता हूँ, और फिर काम होने के बाद 25%। ओके, तो ये तरीका था। अब एक चीज़ आती है कि यार बहुत सारे जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं या फिर जो कोडर्स भी हैं, वो लेट नाइट तक बहुत काम करते हैं, मतलब उनका मैक्सिमम काम वो रात में ही करते हैं, या जैसे हम इंडियन था तो इंडियन अगर क्लाइंट हमारा आउट ऑफ इंडिया का है तो मैक्सिमम टाइम ये बात रात में ही होती है। तो यहाँ से हमारी हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है, क्या यार पूरी रात जाग के काम कर रहे हैं हम लोग। तो क्या करना सही है, क्या दिन में काम करना सही है, रात में काम करना सही है, लेट नाइट तक करें नहीं करें, क्या करना चाहिए इस पर? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेली है, क्योंकि 8-8 10-10 घंटे बैठना पड़ता था, ठीक है। घर पे जब थे तो मैं 10 घंटे आराम से बैठता था, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं इसके लिए क्या करता था, एक्सरसाइज वगैरह करता था, पुशअप्स कर लिए, या फिर थोड़ा टहल आए, थोड़ा बाहर घूम आए, ठीक है, मतलब थोड़ा जॉगिंग कर ली, ये सारी, और थोड़ा डाइट पे थोड़ा ध्यान दे लिया, ठीक है, स्लीप प्रॉपर ले ली, क्योंकि अगर आप सोओगे नहीं तो आप काम भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो चाहे आप रात में अगर लेट तक काम कर रहे हो तो आप दिन में अच्छी स्लीप ले लो, ठीक है। बट कोशिश यही करनी है कि आप रात में सो, क्योंकि रात में सोना इज रियली इंपॉर्टेंट। भगवान ने ये जो दिन रात का कॉन्सेप्ट बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है। रात में जब आप सोओगे तो आप पूरा दिन बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। चाहे अगर आप लेट नाइट तक काम कर रहे हो, मान लो आप 5 बजे तक काम कर रहे हो, उसके बाद आप 2 बजे 5 बजे तक सो जाओ, आप जब उठोगे ना आप बहुत ज्यादा थके हुए फील करोगे, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आपको रात में सोना है, आपको दिन में कोशिश करनी है कि काम आप मतलब निपटा लो अपना सारा। बाकी अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे हो तो आप ऐसे मीटिंग फिक्स कर सकते हो, 1 हफ्ते में अगर आप एक बार लेट सोए हो तो इट्स फाइन। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक चीज़ आती है कि हम चलो अगर अपनी हेल्थ के लिए जो काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें भी हो रही है, सो भी ठीक टाइम से रहे। अब चीज़ यहाँ पे मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि यार अगर हम मान लो रात को जल्दी सो भी रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब एक ग्राफिक डिजाइनर क्या करता है, पूरे दिन वो चेयर पे बैठता है आराम से, तो मे भी हो सकता है उसके स्पाइन वगैरह में प्रॉब्लम आती है, या फिर मे भी आगे जाके प्रॉब्लम आए।
तो अगर हम इस बहुत ज़्यादा अगर बैठने की बजाय खड़े होकर काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आजकल जो टेबल्स आती है वो हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, खड़े होकर काम कर सकते हैं, तो क्या लगता है कि वो टेबल लेनी सही रहती है, या फिर हम बेसिकली बैठ के अगर हम 10-10 12-12 घंटे बैठ रहे हैं तो वो ज़्यादा सही है? मेरे ख्याल से वो टेबल लेनी सही है ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप काम कर सकते हो, अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो फायदा, पैसों का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है, चाहे आप करोड़ों रुपए कमा लो, बट अगर आप हेल्दी नहीं हो तो उस करोड़ों रुपए का आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर आपकी हेल्थ का जहाँ भी मामला आ रहा है, जहाँ भी आपकी हेल्थ का वो चीज़ आ रहा है, वहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। अगर आप ले सकते हो वो टेबल तो लो, नहीं ले सकते हो तो आप कोशिश करो कि आप कम बैठो, मतलब थोड़ा रूटीन बनाने की कोशिश करो, जल्दी काम निपटाने की कोशिश करो, ठीक या है, बीच थोड़ा में बीच बीच में टहल थोड़ा लो। टहल लो, बीच में थोड़ा घुमाओ। और वैसे भी जब भी ग्राफिक डिजाइनर्स को ना टहलना जरूरी है, मैं बताता हूँ क्यों। जब भी आप कोई डिजाइन बनाते हो तो आप जब उस डिजाइन को बना रहे होते हो ना, आप बहुत खोए होते हो उस डिजाइन के अंदर, तो जब वो आउटपुट आता है ना, तब वहां पे आपको बहुत अच्छा लगता है। आप उसकी कमियां ढूंढोगे भी तो आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए ग्राफिक डिजाइनर जब डिजाइन फिनिश हो जाता है, आपको 5 मिनट कहीं टहल के आना चाहिए, घूम के आना चाहिए, और जब वापस आप आके उस डिजाइन को देखोगे, आप बिल्कुल नई आंखों से देखोगे उसको, तब आप वहां पे गलतियां आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब एक चीज़ है, जैसे मैं फ्रीलांसर हूँ, ठीक है, तो दुनिया के अगर देखती है दुनिया, तो उनको लगता है कि फ्रीलांसर का मतलब ये कभी भी काम करते होंगे, दिन भर सोते होंगे, या फिर काम करते नहीं करते। तो बेसिकली ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि यार क्लाइंट का कभी भी फोन आ सकता है कि हाँ हाँ भाई ये काम करना है, ये काम करना है। तो इसके ऊपर क्या थॉट्स है कि यार एक फ्रीलांसर जो है, क्या वो एक्चुअल में वो चीज़ कर रहा है जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं लोग कि हाँ भाई कहीं चिल कर रहा है, उसका काम हो रहा है, या फिर वो कभी भी छुट्टी ले रहा है, क्या एक्चुअल में ये चीज़ होती है, या फिर क्लाइंट्स कभी भी फोन करता है आपको चाहिए कि हाँ भाई मेरे को ये देना है या फिर ये एडिट करना है, ये चीज़ होगी, तो इसमें क्या थॉट्स है? असल में मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म्स पे ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव, मतलब लोगों को ऐसे दिखा रहे हैं कि फ्रीलांसर हाँ। मौज मार रहे हैं, बट रियलिटी ऐसी नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे कॉन्स हैं जो फ्रीलांसिंग के साथ आते हैं, ठीक है। सबसे पहले कभी भी आपको काम आ सकता है, संडे मंडे कुछ हिसाब नहीं है, ठीक है, आपको कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है। मान लो आपकी शादी भी हो रही है तो आपको क्लाइंट कॉल कर देगा, भैया पहले डिजाइन भेज दे, हाँ। फिर शादी कर लियो, हाँ। ठीक है। तो वहां पर अगर आपने पैसे लिए तो आपको भेजना पड़ेगा, आपको लैपटॉप लेके भेजना है, तभी आप अपनी शादी में भी बैठ सकते हो। तो इस तरह की चीजें बहुत मतलब होती हैं रियलिटी में। और दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि डिजाइनिंग के अंदर या फ्रीलांसिंग के अंदर ओवरऑल लोगों को ना लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत, मगर ऐसा फिक्स पैसा नहीं होता है, ठीक है। किसी किसी महीने कोई क्लाइंट है, मान लो वो 3 महीने तक चला, हो सकता है चौथे महीने वो नहीं रहे, ठीक है, हो सकता है चौथे महीने आपके पास कोई भी काम नहीं है, 5वें महीने में आपके पास काम आ रहा है। तो इस तरह से ऐसा भी हो सकता है कि कंसिस्टेंट इनकम नहीं है, ठीक है, इसलिए फ्रीलांसिंग से ज्यादा लोग जॉब प्रेफर करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, फ्रीलांसिंग में बहुत सारी चीजें और सीखनी पड़ती हैं। आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, सेल्स आनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद और बात इन्वेस्टिंग आनी चाहिए, क्योंकि आप अगर आप फ्रीलांसर हो, आपको महीने में काम नहीं आया, तो इन्वेस्टिंग करोगे अच्छी जगह, तभी आपको रिटर्न मिलेगा, कहीं से तो पैसा कमाना पड़ेगा ना आपको। आप पूरा 100% फ्रीलांसिंग पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर आप एजेंसी नहीं खोल लेते अपनी, फिर वो आप कंपनी बना रहे हो, ठीक है, वहां से तो आप बैठा रहे हो एक बंदा कि वो काम लेके आएगा, बट एज अ इंडिविजुअल फ्रीलांसर इट्स रियली डिफिकल्ट। हाँ, क्योंकि मैंने भी अभी देखा रिसेंटली, एक मैं वेडिंग में गया तो वहाँ क्या होता है, सब वेडिंग एंजॉय कर रहे हैं, मैं बैठ के तो ये चीज़ रहती है कि फ्रीलांसिंग में वैसा नहीं है जैसा दिखाते हैं, जहाँ पे आपको रेगुलरली काम करना है तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसका एक पॉजिटिव साइड है कि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, लेकिन ये नेगेटिव साइड भी है कि आपको हमेशा काम करना है तभी पैसा आएगा, जिस दिन छोड़ा काम उस दिन से पैसा नहीं आएगा। तो ये चीज़ रहती है। उसके बाद बात करते हैं कि अर्निंग की बात करते हैं, डिजाइनिंग के अंदर के क्या अर्निंग के स्कोप्स हैं एंड कितना अर्न किया जा सकता है, मैक्स टू मैक्स कितना अर्न कर सकते हैं, एंड अगर कोई स्टार्ट करता है मिनिमम तो उसको कितना टाइम लगेगा उसकी अपनी फर्स्ट अर्निंग को जनरेट करने में। अच्छा, फर्स्ट अर्निंग से पहले बात कर लेते हैं कि फर्स्ट अर्निंग जनरेट करने के लिए आपके पास अच्छा एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं भी है, वेबसाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी आप ना रीच आउट कर सकते हो लोगों को, ठीक है, उनको रीच आउट करो, कंपनीज को रीच आउट करो, लोगों को मेल करो, डीएम करो कि भैया मैं फ्री में बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, आपका काम बिल्ड होगा, ठीक है। वहां से तो आप फ्री में पहले डिजाइन बनाओ स्टार्टिंग में, उसके बाद आप अच्छा खासा उसके लिए चार्ज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है कि क्लाइंट कहाँ का है, मतलब उसका क्या बजट है, ये चीज भी डिपेंड करती है कि आप क्या चार्ज करोगे सामने वाले से, ठीक है। आप मान लो उस बंदे का बजट 500 रुपए है और आप सच में 500 रुपए में बना सकते हो,
वो चीज़ आपको पता है 500 रुपये वर्थ इट कर दिया है, बट आप उससे 5,000 मांग रहे हो, ठीक है, तो वो हाँ। पॉसिबल नहीं है। मगर आप मान लो कोई अच्छा क्लाइंट है, बहुत बड़ा क्लाइंट है, उससे 5,000 मांगने चाहिए, बट आप उससे 500 मांग रहे हो, तो वहाँ पे भी आपका नुकसान है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा समझनी पड़ती है स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी सवाल की, मैक्सिमम हाँ, कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लाखों तक लोग अर्न करते हैं, ठीक है, उससे उस हिसाब से मेहनत भी करते हैं, है ना। जैसे कि फ्रीलांसर्स, डिजाइनर्स, बेसिकली अगर आप एनिमेटर हो तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, 10-12 लाख तक कमा सकते हो मंथली। और अगर आप डिजाइनिंग फील्ड में हो तो आप 4-5 लाख रुपए मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो इजीली। एक यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे जो बिगिनर्स है, क्या वो मार्केट को खराब करते हैं? जैसे आप मान लो कोई एक्सपीरियंस बनता है, लेकिन जो बिगिनर आया वो कम प्राइस में करने को रेडी हो जाएगा, लेकिन वही जो एक्सपीरियंस बंदा है वो कम प्राइस में करने को रेडी नहीं होगा। अगर दोनों के पास सेम ब्रांड जा रहा है, ठीक है, सेम ब्रांड ने बोला कि हाँ ये डिज़ाइन बनाना है, जो बिगिनर है वो कम पैसे में करेगा, जो एक्सपीरियंस वो ज़्यादा पैसा लेगा, तो क्या लगता है इससे मार्केट खराब हो रही है? बिगिनर खराब करते हैं नहीं करते हैं? मुझे पहले लगता था कि इससे बहुत ज़्यादा मार्केट खराब होती है, बट नाउ मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है थोड़ा सा। और उसका रीज़न ये है कि मान लो कोई ब्रांड जा रही है और उस ब्रांड को सच में पता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, पूरी उनकी ऑडियंस के ऊपर, और क्या ज़रूरी है, ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, तो वो कभी भी बिगिनर के पास नहीं जाएगा, वो हमेशा एक्सपीरियंस्ड बंदे के पास जाएगा और वो उस पर इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि पता है उसको वो चीज़ का रिटर्न मिलेगा। कोई भी ऐसी ब्रांड होगी जिसको इस बारे में नॉलेज नहीं, ऑब्वियसली वो बिगिनर के पास जाएगा, है ना, चाहे वो कितने कम में करे वो कर लेगा, उसको तो फायदा हो, उसको लग रहा है कि फायदा, बट उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि अगर आप इम्पैक्टफुल कंटेंट नहीं डाल रहे हो या इम्पैक्टफुल चीजें नहीं बना रहे हो तो फायदा नहीं है आप कितना भी पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है, आपकी ब्रांड की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। अगर मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, हम दोनों ही मान लेते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा डिजाइन अच्छा कर रहा हूँ, तो थोड़ा खराब कर रहा है डिजाइन, ठीक है, हम दोनों सेम कंटेंट बना रहे हैं, मेरा डिजाइन अच्छा है तो लोग मेरे पास ज्यादा आएंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि लोगों को पता है ना ये अट्रैक्टिव है ना। हाँ। और ग्राफिक डिजाइनिंग का बेसिक मतलब ही यही होता है कि मैसेज देना डिजाइन के थ्रू, ठीक है, उसका बेसिक मतलब ही यही है कि आप एक मैसेज कन्वे कर रहे हो टेक्स्ट, वीडियो या फिर किसी भी एनिमेशन के फॉर्मेट में, उसी को ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं। ओके, तो मतलब बिगनर्स जो है नहीं खराब कर रहे मार्केट को, हाँ। बिगनर्स बेसिकली वो अपना काम कर रहे हैं एंड जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आती है कि मेथड्स क्या है अर्निंग के ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, क्या मेथड्स है? क्या वो फ्रीलांसिंग ही करता रहे या फिर वो अपना कोई जैसे अपवर्क, फाइवर का अकाउंट बनाए या फिर इंस्टाग्राम से अर्निंग करे, क्लाइंट्स लाए? तो मतलब क्या 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 मेथड्स रहने वाले हैं उसके अर्निंग के? बेसिकली फ्रीलांसिंग, क्लाइंट कंटेंट क्रिएशन, ये तो बेसिक चीजें हैं, हाँ। बट एक चीज जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि आप अडोबी का जो अडोबी स्टॉक है या फिर फ्रीपिक है या ऐसी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आप अपने डिज़ाइन सेल कर सकते हो, ठीक है, वहाँ आप अपना अकाउंट बना के आप वो डिज़ाइन टेम्पलेट्स वगैरह बना के वहाँ सेल कर सकते हो, वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो अच्छी खासी, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अर्निंग के लिए टीच सिखा सकते हो, हाँ। ठीक है, अब आप कोचिंग ले सकते हो लोगों का, जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फ्री में, मतलब फ्री में तो नहीं, कुछ ऑब्वियसली वो पार्ट लेते हैं उसका, बट आपको एक वेबसाइट बनाने के में हेल्प करते हैं, जिसका आप फेसबुक ऐड चला के और वहाँ से आप लोगों को ला सकते हो, आप अपनी अकेडमी क्रिएट कर सकते हो और वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। तो ये कुछ सोर्सेज हैं अर्निंग के। ओके, एकेडमी से एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि अभी क्या है, बहुत सारे लोग जो अपना ऑनलाइन चला रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का, और एक चल रहा है ऑफलाइन, तो क्या बेटर है इन दोनों में से, ऑफलाइन या ऑनलाइन? मेरे को लगता है ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है, ठीक है, बट मेरे को इंडिया का ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा कोई नहीं सिखा रहा है, और मैं चाहता हूँ उस स्पेस को भरना, कि मैं उस स्पेस को भरूं, क्योंकि इंडिया का भी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं। कुछ लोग हैं जो 10-10 साल से काम कर रहे हैं, वो वहाँ इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं अभी भी, ठीक है, अभी कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे काम, की जो बाहर के डिजाइनर्स बना रहे हैं उस लेवल का वो 10 साल लग रहे हैं उनको करने में। क्यों? क्योंकि उनका बेस बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। यहाँ पे जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स है वो लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं, बट उतना तगड़ा वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बेसिकली वो टूल्स को सिखाते हैं और फिर छू मनते हैं, वो वहाँ पे ये बता ही नहीं रहे हैं कि क्या मार्केट में चल रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो पुराने मेथड्स को लेके अभी भी बैठे हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं अब। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक खाली है कि अगर कोई ऑनलाइन सिखा रहा है, तो अगर हम बात करते हैं फी की, तो ऑनलाइन वो कम चार्ज करता है, लेकिन ऑफलाइन वो ज़्यादा चार्ज करता है। लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर कोई जाएगा तो वो तो यही सोचेगा कि यार मैं तो ऑनलाइन सीख रहा हूँ, कम पैसों में सीखने को मिल रहा है,
तो क्या मतलब क्या डिफरेंसेस क्या है इसके अंदर कि वो कम पैसा दे के सीखे या फिर ऑफलाइन जाके ज़्यादा पैसा दे वो? यार ऑफलाइन में जाके मुझे ऐसा लगता है कि उसका और लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, ठीक है, सबसे पहली चीज़ वहाँ पे वो चीज़ इंप्रूव होगी। दूसरी चीज़, आप बैठोगे वहाँ पे 4 लोगों के साथ, उन लोगों के भी डिज़ाइन देखोगे, कंपैरिजन होगा, वहाँ पे आपकी गलतियाँ निकालेंगे लोग। वो सारी चीज़ें ऑनलाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप अकेले-अकेले बैठे हो, कोई आपको बताने वाला नहीं है, कोई आपको समझाने वाला नहीं है। किसी से मान लो आपने किसी दोस्त से भी पूछा कि ये मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये सही लग रहा है? तो वो आप ऑनलाइन ये चीज़ नहीं कर सकते, ऑफलाइन में आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है? आपके उसके बाद कनेक्शंस बनते हैं। मान लो कि कोई आ रखा है वहाँ पर, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? वहाँ से आपका काम भी निकल सकता है कि हाँ, मैं ये बना दूँगा ये। तो इस तरह से ऑफलाइन का ज़्यादा फ़ायदा है। बाकी ऑनलाइन भी अगर पैंडेमिक है तो कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, देखो क्योंकि ऑनलाइन में बेसिकली लास्ट 2-3 साल से तो लोग ऑनलाइन ही कर सीख रहे रहे हैं। हैं। अब ऑफलाइन ऑफलाइन वाले भी मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही ज़्यादातर हाँ। क्लास ले रहे हैं। तो उन्होंने भी मतलब पैसे तो उतने ही चार्ज कर रहे हैं, बट ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है। हाँ। ठीक है, थोड़ा हल्का-फुल्का पैसे कम करके। तो वो एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि वो पागल बनाने लोगों का, बट हम अब ठीक करेंगे इसे। एक चीज़ है कि अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग है यार, ग्राफिक डिज़ाइन मुझे लगता है कि अगर कोई मिडिल क्लास है, ठीक है? तो उसके लिए आई थिंक थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ यार आपके लैपटॉप पास ले लो। लैपटॉप हाई एंड कंप्यूटर्स चाहिए। तो इसका कोई सॉल्यूशन है कि यार जो जिनके पास इतना बजट नहीं है, बट स्टिल वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो क्या ऑप्शन है? क्योंकि आजकल कैनवा जैसे टूल है जो नॉर्मल किसी में भी चल जाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, फ़ोन हो, सब में चल रहे हो। तो क्या लगता है कि अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है और उसके पास बजट नहीं है, तो क्या ऑप्शन है उसके पास सीखने के लिए? उसके लिए स्टार्टिंग में यही ऑप्शन है कि वो क्लाइंट्स वगैरह लिए स्टार्टिंग में कैनवा से ही स्टार्ट कर सकता है अगर फ़ोन है। बट मैं अपना बता देता हूँ, मेरे पास जो लैपटॉप था उसमें 4 जीबी रैम थी या 6 जीबी रैम थी। 6 जीबी रैम थी। नहीं, 6 नहीं, 8 जीबी, सॉरी। 8 जीबी रैम थी, ठीक है? और उसमें बहुत स्लो प्रोसेसर था, उसमें एसएसडी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बहुत स्लो था वो, ठीक है? फिर भी मैं मेहनत कर रहा था उस पे और मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। मैंने एक चीज़ समझी है कि अगर आपके पास ये सारे फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, आपके पास इंस्टीट्यूट नहीं है, आपके पास आप पैसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे हाई एंड उस पे, तो आपको ना उन लोगों के पास जिनके पास फैसिलिटीज़ है ना, उनसे, हाँ, जिनके पास फैसिलिटीज़ है ना, उनसे 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप उनसे आगे निकल सकते हो, ठीक है? जो फैसिलिटीज़ है जिनके पास, जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं और आप खुद से सीख रहे हो, सेल्फ लर्नर हो, तो आपको उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में सीखी। मैंने पूरी जी जान लगा के 24 घंटे मेहनत की ताकि मैं उनसे आगे निकल सकूँ, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनसे बहुत आगे हूँ या मैं बहुत आगे पहुँच चुका हूँ। मैं अभी भी सीख रहा हूँ और हमेशा सीखता रहूँगा। मगर आपको अगर कॉम्पिटिटिव उसमें जाना है, आपको लोगों से बेहतर बनना है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उससे। ये रियलिटी है। ओके, सो अब मेरा ऑलमोस्ट आखिरी क्वेश्चन है कि अब सब हमने देख लिया कि यार चलो मिडिल क्लास या फिर जिसका कम बजट है वो भी सीख सकते हैं, कैनवा से स्टार्ट करेगा एंड धीरे धीरे ग्राफिक डिजाइनिंग को समझेगा तो कर लेगा, या फिर सिर्फ उसको बेसिक नॉलेज भी है तो हो सकता है किसी छोटी मोटी कंपनी में जाके अप्लाई करें, वहाँ पे उसको वो सिस्टम मिल जाए तो वहाँ से अपने आप स्किल्स को और अच्छा करके वहाँ से भी वो काम करना स्टार्ट कर सकता है, सीख सकता है और बाकी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ रहा है अब मिनट में कि यार ठीक है ग्राफिक डिजाइनिंग हमने कर ली, सब कुछ कर लिया, सीख भी लिया, अब जो हम अर्निंग अपनी कर रहे हैं उस अर्निंग का बेसिक जो हमने अर्न किया उसको कहाँ क्या करें उस चीज़ का, बेसिकली क्या हम अगर काम करें तो अपना जितना अर्न किया उतना किसी सिस्टम में लगा दें कि हाँ भाई और ले आते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट को अपग्रेड कर लेते हैं, या फिर वेट करें इंस्ट्रूमेंट को अपग्रेड ना करें अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में पैसा लगाए स्टार्टिंग के अंदर, तो इन दोनों में से क्या चूज करना चाहिए, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें या फिर सिस्टम को? मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत पे यहाँ बात है। अगर आपको हाँ। लगता है कि आपकी स्किल में कमी है, तो आप उसके साथ जाओ, उसको अपग्रेड करो, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपकी स्किल ठीक है, आप सही पैसे कमा रहे हो, बट आप अगर और अच्छा अपग्रेड करोगे अपना सिस्टम, तो आप जल्दी काम कर पाओगे और टाइम इज़ मनी। जितना ज़्यादा जल्दी करोगे तो आपको आराम करने का भी टाइम मिलेगा और क्लाइंट्स का भी टाइम मिलेगा। तो वहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उस टाइम पर आपकी नीड क्या है, उस समय पर क्या नीड है, उसी तरह से आपको एक्शन लेनी चाहिए। और जिंदगी में भी ऐसी एक्शन लेना चाहिए कि आपकी उस टाइम पे क्या नीड्स हैं, उसी हिसाब से पैसा को खर्च करना चाहिए। ओके, सो कोई आखिरी टिप जो आप देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है, कोई आखिरी टिप जो भी आपका मन करता हो? मैं एक लास्ट चीज जो मैं सभी को कहना चाहूंगा, जो ग्राफिक डिजाइनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड भी कह सकते हैं जो गलती करते हैं,
कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग में ही बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं। वो उनको ना छोटी छोटी और स्किल्स में भी ध्यान देना चाहिए, जैसे सेल्स स्किल हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, जो आपको थोड़ी सी क्रिप्टो की नॉलेज, थोड़ी सी ट्रेडिंग की नॉलेज, थोड़ी सी मतलब हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और आपको हमेशा ना सीखते रहना चाहिए। कई मैंने बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स देखे हैं जो आज भी पुराने ट्रेंड्स को ही लेके चल रहे हैं अभी भी, जो ऑफलाइन काम कर रहे हैं, उनके पास कंपनीज में सब कुछ है, बट वो वही ट्रेडिशनल चीज़ें कर रहे हैं, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे। तो आपको ट्रेंड्स भी देखने पड़ेंगे कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या फॉन्ट यूज़ करने चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको हमेशा एक माइंडसेट रखना है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना है। ओके, सो मतलब यही है कि अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है, करते रेगुलरली लर्निंग पे ध्यान देना, देन डेफिनेटली हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ तो ऑलमोस्ट पहुँच ही जाएंगे। जहाँ जाना चाहते नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मान लो आपकी मंजिल बहुत दूर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर आपकी मंजिल है, और आप घर पे बैठे सोच रहे हो कि यार बहुत दूर है, निकलूं कि नहीं, तो उससे मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा। अगर आप निकल गए हो, आपने एक्शन ले लिया है, तो हो सकता है आप जल्दी अपनी मंजिल 5 साल 10 साल में अपनी मंजिल तक ना पहुंचो, बट कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। डेफिनेटली, मतलब बी एक्शन टेकर। यस, ओके, थैंक यू। थैंक यू। होप सो आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। द विकास रोय के और एपिसोड्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक डेफिनेटली करना यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरीके के और लोगों को गेस्ट इनवाइट करने का, एंड वहाँ पे इस तरीके के और इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो को आप सबके तक पहुँचाने का। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।